नमस्कार। तीसरी कसम कहानी जो एक प्रसिद्ध कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी को डॉक्टर रविभूषण एक नए अंदाज में देखते हैं। सेतु प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक है चित्त में वित्त का वास। इस पुस्तक में अंतिम 3 आलेख तीसरी कसम कहानी पर केंद्रित हैं और आलोचनात्मक दृष्टि से एक भिन्न दृष्टि इसमें खुलती है। आप इस कहानी को अगर देखते हैं और इस आलेख को अगर पढ़ते हैं तो इस कहानी को पढ़ने का एक नया अंदाज आपके सामने आएगा। हीरामन एक वाक्य कहता है, हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया। इस वाक्य को यदि हम ध्यान से सुने तो यह केवल हीरामन की प्रतिक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि हमारे समय की समूची अर्थ संस्कृति के विरुद्ध एक गहरी, लगभग अनसुनी प्रतिध्वनि बन जाती है। इसी प्रतिध्वनि के भीतर से एक और सूक्ष्म, लजाती हुई ध्वनि उभरती है और यही वह क्षण है जहाँ तीसरी कसम अपनी साधारणता को त्याग कर असाधारण हो उठती है। डॉक्टर रविभूषण की आलोचना श्रृंखला इसी असाधारणता की परत दर परत व्याख्या है। एक ऐसी व्याख्या जो कहानी को उसके पारंपरिक पाठ से मुक्त कर एक जीवंत, बहुस्तरीय अनुभव में रूपांतरित कर देती है। डॉक्टर रविभूषण का सबसे मौलिक हस्तक्षेप बीज शब्द की अवधारणा के माध्यम से सामने आता है। हिंदी कथालोचना में जहाँ कथ्य, शिल्प और संरचना पर अपेक्षाकृत अधिक विचार हुआ है, वहाँ किसी एक शब्द, वह भी इस जैसे शब्द को केंद्र में रखकर पूरी कहानी को पढ़ना एक साहसिक और अभिनव दृष्टि है। यह अर्थहीन नहीं बल्कि अर्थातीत है। वह उन भाव स्थितियों का संकेतक है जिन्हें भाषा अपने औपचारिक ढांचे में बांध नहीं पाती। हीरामन का यह जो सहज उद्गार है, यह सहज उद्गार उसकी आंतरिक संवेदनाओं का ध्वन्यात्मक रूप है। एक ऐसा रूप जिसमें लज्जा, आकर्षण, विस्मय और आत्मीयता एक साथ कंपन करते हैं। इस शब्द की पुनरावृत्ति कहानी में एक लय रचती है और यही लय रेणु की कथा संरचना को संगीतात्मक बनाती है। यहाँ आलोचक यह महत्वपूर्ण संकेत देते हैं कि रेणु की संगीत धर्मिता केवल वर्णन या दृश्य निर्माण में नहीं, बल्कि शब्दों की ध्वनि संरचना में भी अंतर्निहित है। इस बिंदु से आगे बढ़ते हुए आलोचना कहानी के अकथित पक्ष की ओर हमारा ध्यान खींचती है। हीरामन और हीराबाई के बीच जो संबंध है, वह कभी स्पष्ट प्रेम स्वीकार में व्यक्त नहीं होता। वह इसकी ध्वनियों, आँखों के संकोच और छोटे छोटे इशारों में उपस्थित रहता है। डॉक्टर रविभूषण इसे अनटोल्ड ब्यूटी के रूप में पहचानते हैं, एक ऐसा सौंदर्य जो शब्दों के अभाव में ही अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। यह दृष्टि कहानी के भाव संवेदन को एक नई ऊंचाई देती है, जहां पाठक को भी उस मौन को सुनने की क्षमता अर्जित करनी पड़ती है। आलोचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है कहानी को उसके आर्थिक और ऐतिहासिक संदर्भों में देखना। हरदम रुपया पैसा के सूत्र से डॉक्टर रविभूषण आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना तक पहुँचते हैं। हीरामन का पैसे के प्रति सहज अनास्था और हीराबाई का व्यवहारिक आग्रह, ये दोनों मिलकर एक ऐसे द्वंद्व को जन्म देते हैं जो केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक है। महाजन, सौदागर और कंपनी जैसे शब्दों के माध्यम से आलोचक यह दिखाते हैं कि कहानी उस संक्रमण काल को दर्ज कर रही है जहां पारंपरिक महाजनी व्यवस्था से औद्योगिक और व्यावसायिक पूंजीवाद की ओर समाज बढ़ रहा है। सौदागर द्वारा स्त्री का खरीदा जाना महुआ घटवारिन की कथा के माध्यम से स्त्री शरीर के वस्तुकरण की उस प्रक्रिया को उजागर करता है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक क्रूर सत्य है। हीराबाई जो कंपनी की औरत है, इस व्यवस्था के भीतर अपनी अस्मिता
और गरिमा के लिए जूझती हुई एक जटिल चरित्र के रूप में उभरती है। इसी के साथ डॉक्टर रविभूषण कहानी में उपस्थित कंपनी की बहुस्तरीय उपस्थिति को भी खोलते हैं। नौटंकी कंपनी, सर्कस कंपनी और व्यापारी कंपनी, ये सब मिलकर उस बदलती हुई दुनिया का संकेत देते हैं जहां जीवन क्रमशः बाजार और तमाशे में परिवर्तित हो रहा है। कंपनी की औरत के प्रति समाज की जो दृष्टि है, एक ओर उसे पतुरिया कहना और दूसरी ओर सिया सुकुमारी के रूप में देखना, यह दर्शाता है कि नैतिकता और दृष्टि दोनों ही संक्रमण में हैं। यहाँ आलोचक यह भी रेखांकित करते हैं कि रेणु इस परिवर्तन के प्रति न तो मोहित है, न ही पूरी तरह अस्वीकारात्मक। वे इसे एक सजग दृष्टा की ओर देख रहे हैं और उनकी जो दृष्टि है वो आलोचना की एक मार्मिक पक्ष की ओर लौटने की क्रिया है। और हीरामन का मेले से गांव की ओर जो लौटना है वो केवल एक भौतिक गमन नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक आश्रय की खोज है। डॉक्टर रविभूषण इस लौटने को समकालीन संदर्भों, विशेषकर संकट के समय अपने घरों की ओर लौटते श्रमिकों से जोड़ते हैं। यहाँ तीसरी कसम अपने समय की सीमाओं को लांघकर हमारे वर्तमान की त्रासदी से संवाद करने लगती है। घर एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी छाह है जहाँ मनुष्य अपनी टूटन और उम्मीद दोनों को सुरक्षित रख सकता है। इस दृष्टि से हीरामन का मुल्क केवल उसका गांव नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक संसार है जो आधुनिक जीवन की विघटनकारी शक्तियों के बीच भी शेष है। रेणु की कथा संरचना में लोक जीवन की जो उपस्थिति है उसे भी डॉक्टर रविभूषण अत्यंत सूक्ष्मता से पहचानते हैं। हीरामन का होटल में न खाना, गांव ग्रामीण के साथ साझा भोजन की परंपरा, पलटदास का हिसाब किताब में डूबा होना, ये सब मिलकर उस समाज का चित्र रचते हैं जहां आत्मीयता और व्यवहार दोनों के अपने अपने मूल्य हैं। छोटा आदमी और कमीना जैसे विशेषणों के माध्यम से आलोचक यह संकेत करते हैं कि भारतीय समाज में पैसे को ही सर्वोच्च मानने वाले व्यक्ति को कभी आदर्श नहीं माना गया। यह दृष्टि आज के नव उदारवादी समय में और भी प्रासंगिक हो उठती है, जहां वित्त ने चित्त पर लगभग पूर्ण अधिकार कर लिया है। डॉक्टर रविभूषण की आलोचना का एक विशिष्ट गुण यह भी है कि वह साहित्य को केवल अतीत की वस्तु नहीं मानती, बल्कि उसे वर्तमान के साथ निरंतर संवादरत रखती है। इसलिए तीसरी कसम उनके यहाँ केवल 1956 की कहानी नहीं, बल्कि आज के समय की भी कहानी बन जाती है। हीरामन का जा रे जमाना कहना आज के मनुष्य की उस असहजता को व्यक्त करता है जो बदलती हुई दुनिया के बीच अपने मूल्यों को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस आलोचना श्रृंखला का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह हमें तीसरी कसम को एक जीवित पाठ के रूप में देखने की दृष्टि देती है। यह कहानी केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि सुनी और महसूस की जाती है और जी जाती है, उनके शब्दों, उनकी ध्वनियों और उनके मौन के साथ। इस जैसे एक छोटे शब्द में जो व्यापक भाव संसार खुलता है और रुपया के अस्वीकार में जो नैतिक शक्ति व्यक्त होती है, वह हमें यह सिखाती है कि महान साहित्य अपने भीतर अनगिनत अर्थ संभावनाएं समेटे होता है। डॉक्टर रविभूषण ने इन अर्थ संभावनाओं को जिस गहराई, संवेदनशीलता और वैचारिक सजगता के साथ उद्घाटित किया है, वह न केवल रेणु के कथा संसार को नई रोशनी में प्रस्तुत करता है, बल्कि हिंदी आलोचना को भी एक नई दिशा देता है। एक ऐसी दिशा जहां शब्दों के पार जाकर मनुष्य की धड़कनों को सुना जा सकता है और जहां एक साधारण सा इस भी पूरे जीवन का संगीत बन उठता है। शुक्रिया।